तो बहुत ही कमाल की ये क्लास होने वाली है, तो ध्यान से आपको देखना होगा। ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं हमारे रेफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म, यानी जो अपवर्तन है वो प्रिज्म में कैसे होता है वो हम देखने वाले हैं। पहले दोस्तों सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि एक प्रिज्म क्या होता है ना। सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए भाई प्रिज्म होता क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रिज्म। तो देखो प्रिज्म इस प्रकार की एक कांच की संरचना होती है जो कि बंद पृष्ठों से घिरी हुई कांच की संरचना है, और ये जो कांच है वो कैसा है, पारदर्शी है। क्या बात समझ में आ गई? यानी कि एक ट्रांसपेरेंट ऐसी संरचना होती है जो कि पृष्ठों से बंद पृष्ठों से घिरी रहती है। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर क्या क्या सतह होती है, कौन कौन सी इसके अंदर जो सरफेस होती है वो भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आप प्रिज्म का काम समझो कि भाई प्रिज्म काम क्या करता है। तो मैं प्रिज्म के काम की यादी में आपको बात बताऊं तो देखो, श्वेत प्रकाश की किरण को एक प्रिज्म श्वेत प्रकाश की किरण को क्या करेगा, अपवर्तन करा देगा। श्वेत प्रकाश की किरण आई, इसका क्या करा दिया इसने, अपवर्तन करा दिया। अपवर्तन होने के बाद में ये जो श्वेत प्रकाश की किरण थी अलग अलग रंगों में विक्षेपित हो गई। देख पा रहे हो आप, अलग अलग रंगों में क्या हो गई, विक्षेपित हो गई। तो मैं बोल सकता हूं कि जो प्रिज्म का काम होता है वो श्वेत प्रकाश की किरण को क्या करा देता है, अलग अलग रंगों में विक्षेपित कर देता है। यस और नो, इस प्रकार की संरचना होती है एक प्रिज्म की। अब आगे बात करते हैं इसके संरचना से संबंधित। देखो भाई ये क्या है, एक ट्राइंगल है। अब हम प्रिज्म खुद से बना करके देखते हैं कि अगर हम खुद बनाएगी भाई प्रिज्म कैसे बनेगा, है ना, स्ट्रक्चर आरेखीय रूप से। तो समझाता हूं कि किस प्रकार की एक संरचना होती है। वैसे डायग्रामेटिक मैंने आपको बता दिया है, अब हम खुद से बना करके देखते हैं कि कौन कौन सी सतह इसके अंदर होती है ना। देखो सबसे पहले एक ट्राइंगल लो भाई, त्रिभुज का तो पता होता है ना आपको कि त्रिभुज की संरचना कैसी होती है। ये ट्राइंगल है, कोई एक त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज को एक काम करो, आप ऐसे बढ़ा दो, ऐसे बढ़ा दो, बढ़ा दिया आपने। जैसे ही आपने त्रिभुज को ऐसे बढ़ाया तो एक त्रिभुज और सामने आ गया ना, त्रिभुज को पकड़ा था और बढ़ा दिया। क्या किया हमने, वापस से देखो, हमने इसका क्या किया, एक त्रिभुज लिया और इसको ऐसे बढ़ा दिया। जैसे ही हमने ऐसे बढ़ाया तो एक त्रिभुज का सामने निर्माण नहीं हो गया क्या? अरे प्यारे मित्रों, जो सामने संरचना देख रहे हो यही होता है एक प्रिज्म। क्या होता है प्रिज्म? एक कांच, बंद कांच से पृष्ठों से घिरी हुई एक पारदर्शी संरचना होती है। जैसे ही इसके ऊपर प्रकाश की किरण आपतित होगी तो क्या होगा, ये प्रकाश की किरण अलग अलग रंगों में उनके तरंग दैर्ध्य के अनुसार सेट हो जाती हैं। यस और नो, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जब भी किसी हमें इस प्रिज्म के अंदर अपवर्तन को देखना होगा, ध्यान से सुनो, जब भी हमें अपवर्तन को इस प्रिज्म के अंदर देखना होगा तो यह देखना होगा सबसे पहले कि भाई प्रकाश की किरण यहां इसके किस पृष्ठ से गिरेगी। तो ये जो आयताकार पृष्ठ देख रहे हो ना, ये कैसी संरचना है, एक आयत बना हुआ है। ये देखो एक आयत बन गया ना, ये जो आयताकार पृष्ठ है ना, यहां से प्रकाश की किरण आपतित होगी, या फिर मैं बोल दूं इस प्रिज्म के ऊपर क्या होगी, गिरेगी। ओके, बात समझ में आ गई? ठीक है। जबकि हमें अपवर्तन जो देखना होगा भाई, एक प्रिज्म के अंदर हम क्या देख रहे हैं, अपवर्तन ही तो देख रहे हैं, तो हमें इस त्रिभुजाकार संरचना से देखना होगा। अंडरस्टैंड? देखो प्रकाश की किरण गिरेगी इस आयताकार पृष्ठ से और हम देखेंगे अपवर्तन की क्रिया को इस त्रिकोणाकार संरचना से। ठीक है, ओके। ये क्या है, ये एक प्रिज्म है। अब इस प्रिज्म के अंदर देखना कितने सरफेस हैं, यानी अलग अलग पृष्ठ कितने हैं। एक प्रिज्म में कितनी सरफेस होती है, 5 सरफेस होती है। 3 आयताकार, 2 ट्राइंगुलर यानी कि त्रिकोणाकार। अब देखो, जिस जिसको समझ में नहीं आया मैं उसको समझाता हूं कि ये किस प्रकार से है। सबसे पहले ये जो आपका ऊपर वाली सतह देख रहे हो ना, इस सतह को मैं उठा करके ऐसे रख देता हूं। ओके, ये जस्ट इसके पीछे वाली जो संरचना देख रहे हो, ये जो पृष्ठ देख रहे हो, ये वाला, इसको उठा करके मैं यहां पे रख देता हूं। ओके, अब ये जो नीचे वाली आप सतह देख रहे हो, मैं उसे उठा करके नीचे रख देता हूं। भाई आपको समझ में आ गया ना? अब तो समझ में आया ना कि जो आयताकार सतह होती है वो कितनी होगी, 3। मैंने अलग अलग कर दिया है, समझ में आ गया होगा। ओके, अब मैं बात करता हूं इन ट्रायंगुलर की। ये देखो, एक यहाँ पे सतह कौन सी हो गई, त्रिकोणाकार। एक सतह ये रही त्रिकोणाकार, कितने हो गई टोटल, 5। त्रिकोणाकार 2, आयताकार 3। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। इन पृष्ठों के द्वारा घिरी हुई संरचना होती है एक प्रिज्म, जो कि कैसे होते हैं, पारदर्शी। अब देखो मैंने यहाँ पे कलर ले रखा है इन सतहों में, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कलरफुल होते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो ट्रांसपेरेंट होते हैं। और जो ट्रांसपेरेंट होगा वो उसका क्या कलर मानोगे, यस और नो? ठीक है, तो ये एक क्या होगी,
कांच की बंद पृष्ठों से घिरी हुई सतह होगी। प्रकाश कहां पे आपतित होगा? इन पृष्ठों से, आयताकार पृष्ठों से, जबकि हम देखेंगे कहां से? इन त्रिकोणाकार से, जब भी हमें अपवर्तन देखना होगा। क्लियर है इतनी बात? चलो फिर आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई एक जो प्रिज्म होता है उसमें अपवर्तन कैसे होता है ना? बहुत ही कमाल का ये टॉपिक है। देखो ये क्या हो गया यहाँ पे ये है एक प्रिज्म, ठीक है, एक क्या हो गया यहाँ पे? प्रिज्म है। अब इस प्रिज्म के अंदर हम किस तरफ से देख रहे हैं? इसके ट्रायंगुलर पार्ट से, यानी कि इसके त्रिभुजाकार पार्ट से हम देख रहे हैं। एक जल्दी से मैं आपको व्यू दिखाता हूं आखिर इसके अंदर होता क्या है, फिर हम देखेंगे कि होता कैसे है। ठीक है, सबसे पहले एक प्रकाश की किरण इस पे आपतित होगी, इसके पृष्ठ से प्रकाश की किरण आपतित होती है। अब ये प्रकाश की किरण यहाँ पे अपवर्तित हो जाएगी, जैसे ही इसका अपवर्तन होगा वो निर्गित हो जाएगी, यानी कि इस प्रिज्म से बाहर निकल जाएगी। इतना सा काम होने वाला है। अब वो हमारी एग्जाम में कैसे लिखना है और ये जो अपवर्तन हुआ है वो कैसे हुआ है वो हम यहां पर देख लेते हैं। यस और नो? भाई एक प्रिज्म हो गया जिसको हम कहां से देख रहे हैं? इसकी त्रिकोणाकार सतह से हम देख रहे हैं एक प्रकाश की किरण। ये मैं इसको नामांकित कर देता हूं, इसकी ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। कोई एबीसी हमारे पास एक प्रिज्म है। इस प्रिज्म के एबी पृष्ठ पर कोई पी क्यू प्रकाश की किरण आपतित होती है। मैं इस प्रकाश की किरण का नाम लिख देता हूं। ओके, जैसे ही ये प्रकाश की किरण ए बी पृष्ठ पर प्रिज्म की पहली सतह पर आकर के गिरती है, और ये जो सतह आकर के गिर रही है वो कैसी सतह है? आयताकार। ये हम से देख रहे हैं, देखने के लिए मैंने बताया था त्रिकोणाकार सतह से देखेंगे, जबकि प्रकाश की किरण आयताकार से यहाँ पे आपतित होती है। क्लियर है इतनी बात? तो PQ प्रकाश की किरण जैसे ही प्रिज्म की AB सतह से आती है तो वो क्या होगी? अपवर्तित हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? कि भाई ये जो बाहर माध्यम देख रहे हो वो कैसा माध्यम है? वायु है। वायु माध्यम कैसा माध्यम होता है? विरल माध्यम होता है। कैसा हो गया? विरल माध्यम। इंग्लिश में विरल माध्यम को रेयर मीडियम बोला जाता है। अब देखो ये क्या है? यहाँ पे ग्लास है। क्या है? ग्लास है। ग्लास हो गया तो ये कैसा माध्यम हो गया? सघन नहीं हो गया क्या? क्या हो गया? सघन माध्यम हो गया, है ना, डेंस है। ओके, तो देखो मैंने इससे पहले जब हम आयताकार स्लिट में अपवर्तन देख रहे थे तो उस टाइम पे याद करो एक बात बताई थी, क्या? कि जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो उस किरण का हो जाएगा रेफ्रैक्शन, यानी अपवर्तन। यानी कि जिस पथ के अंदर वो प्रकाश की किरण जा रही थी उससे विचलित हो जाएगी, और ये प्रकाश की किरण का विचलन होना मैंने क्या बताया था आपको? अपवर्तन बताया था। ठीक है, तो ये एक माध्यम विरल माध्यम, ये हो गया दूसरा माध्यम सघन माध्यम। जैसे ही प्रकाश की किरण इस विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो ये अपने रास्ते से क्या हो जाएगी? विचलित हो जाएगी, यानी इसका अपवर्तन हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? अब मैंने क्या बताया था भाई? कोई आपतित प्रकाश की किरण होगी तो इसका अभिलंब भी होगा, और मैंने आपको अभिलंब बनाना सिखाया था ना कि भाई ये सतह से क्या कर दो? लंबवत एक रेखा खींच दो, ये क्या हो जाता है? उसका अभिलंब हो जाता है। इंग्लिश में अभिलंब को क्या कहते हैं? नॉर्मल। तो मैंने इसका नॉर्मल तैयार कर दिया, मैं इसको नामकरण कर देता हूं। ये हो गया एन, ये हो गया एन डैश। ठीक है, ये अभिलंब हो गया, एक सीधा लंबवत रेखा खींच दो। ये आपतित प्रकाश की किरण जैसे ही AB पृष्ठ पर आती है तो ये वायु माध्यम था। ये कौन सा माध्यम था? वायु माध्यम, जो कि क्या था? विरल माध्यम। ये जो कांच का माध्यम हो गया वो कैसा हो गया? सघन माध्यम। ठीक है, तो प्रकाश की किरण जैसे ही विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो याद करो मैंने क्या बताया था कि जैसे ही प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब के क्या आ जाएगी? पास आ जाएगी, यानी अभिलंब की ओर मुड़ जाती है ना। तो याद रखना, प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ओके, ठीक है, तो ये क्या हो गई? ये प्रकाश की एक कोई किरण है जो कि कैसे गई? ये लो, अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। अभिलंब की तरफ मुड़ी, सर बताओ कहां पर मुड़ी? हमें तो बताओ, है ना, मैं बताता हूं, देखो कहां पर मुड़ी। अब प्यारे दोस्तों, यदि ये प्रकाश की किरण PQ अपवर्तित ही नहीं होती, मान के चलो कि ये प्रकाश की किरण का अपवर्तन ही नहीं होता, अपवर्तन नहीं होता, तो ये अपने वास्तविक पथ में गमन करती या नहीं करती? और वास्तविक पथ क्या होता है इसका? ऐसा सीधी सी बात है भाई, जब इसका अपवर्तन नहीं होगा तो ये अपने वास्तविक पथ में चली जाएगी। लेकिन जैसे ही प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो हमें पता है उसका अपवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो यहां से देखो ये वास्तविक पथ था,
लेकिन इसका अपवर्तन हो गया और अपवर्तन के दौरान विरल माध्यम से सघन माध्यम में जैसे ही प्रवेश करेगी प्रकाश की किरण तो क्या होगा, अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। अभिलंब की तरफ झुक गई, ये अभिलंब था, इसकी तरफ आ रही है ना, ये देखो है ना। तो याद रखना प्रकाश की किरण जैसे ही विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। ओके, ये बात हो गई। अब ये प्रकाश की किरण चली जाती है प्रिज्म, प्रिज्म से आगे ये पृष्ठ हो गया, ये प्रिज्म का पहला पृष्ठ ए बी हो गया, प्रिज्म का दूसरा पृष्ठ हो गया ए सी। ओके, ये प्रकाश की किरण, इसका मैं नामकरण कर देता हूं क्यू आर। ये क्या हो गया, इसका नामकरण मैंने क्या कर दिया, आर। ठीक है, ये प्रकाश की किरण क्यू आर है जो कि इसके प्रिज्म की दूसरी सतह किस पे, एसी पर आकर के गिरती है। जैसे ही एसी पर आकर के गिरेगी ये अपवर्तित किरण, तो ये अपवर्तित किरण एसी सतह के लिए आपतित किरण कहलाएगी। वापस से सुनना, ये वैसे है तो अपवर्तित किरण, क्यों, क्योंकि इसका अपवर्तन हो गया तो ये अपवर्तित किरण है, लेकिन ये एसी सतह के लिए आपतित किरण होगी क्योंकि ये एसी सतह के ऊपर आकर के गिरती है, तो ये आपतित किरण हो गई। कौन सी किरण, क्यू आर। क्यू आर एसी सतह के लिए क्या हो चुकी है, आपतित किरण हो चुकी है। ठीक है, अब देखो यहां पे, अब ये सघन माध्यम था, प्रकाश की किरण, भाई प्रिज्म क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है ना, पारदर्शी होता है, तो प्रकाश कहां से निकल जाएगा, इस प्रिज्म से। प्रिज्म से प्रकाश की ये जो किरण है वो अब निर्गत हो जाएगी, निकल जाएगी, यस और नो, सीधी सी बात है। तो इसने अब वापस से मीडियम चेंज कर लिया, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, जा रही है नहीं जा रही है, और हमें पता है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका अपवर्तन हो जाता है। तो यहां सघन माध्यम से वापस से वायु माध्यम के अंदर प्रवेश करेगी तो उसका क्या हो जाएगा, रेफ्रैक्शन हो जाएगा, उसका अपवर्तन हो जाएगा। अंडरस्टैंड, आगे बात करते हैं। तो भाई इसका अपवर्तन हो गया, ये मैं इसी का क्या ले लेता हूं, ये भाई निर्गत किरण है। ठीक है, ये निर्गत किरण है, ब्लैक से इसको नोट कर देता हूं ताकि आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। ये हो गई बाब, निर्गत हो गई। अब आपतित प्रकाश पर तो एक अभिलंब भी होना चाहिए था ना, बिल्कुल होना चाहिए था। तो अभिलंब तो बनाना मैंने आपको सिखाया था, हमारा चुटकियों का काम है। भाई इस पृष्ठ से एक लंबवत रेखा खींच दो, ये इसका क्या हो चुका है, ये लो अभिलंब बना दिया। ओके, अब बात पे गौर करो, अब है बात गौर करने वाली। जैसे ही प्रकाश की किरण सघन माध्यम से वायु माध्यम में गई तो अपवर्तन हो गया, लेकिन सघन से वायु यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में गई तो ये जो अभिलंब था इससे दूर मुड़ गई, मुड़ रही है ना। अब देखो पास में जाती तो इस तरफ जाती, लेकिन ये दूर मुड़ रही है। भाई ये क्या है, इसका अभिलंब, ये प्रकाश की किरण, ये इससे क्या हो रही है, दूर मुड़ रही है ना। तो याद रखना, जैसे ही प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है, जबकि इसके अपोजिट क्या होता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब के पास में आ जाती है, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। ओके, इतनी बात क्लियर है। ये जो प्रकाश की किरण यहां से गुजरी है, मैं इसका नाम देता हूं एस, आर एस। टोटल ये जो प्रकाश की किरण, ये आपतित किरण हो गई पी क्यू, ये क्यू आर हो गई अपवर्तित किरण जो एसी पृष्ठ के लिए आपतित किरण का काम करेगी, और ये आर एस हो गई, उसे कहते हैं निर्गत किरण। बोलो बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर है। ओके, अब यहां पर देखो, अब आप एक चीज पर गौर करो, कौन सी चीज, कि हमें इसके एंगल डिनोट करने चाहिए। क्या डिनोट करनी चाहिए, एंगल। एंगल तो देखे, हमें ये पता चला कि ये लो ये लो ये लो, इसका मतलब हुआ कि अपवर्तन हुई और प्रकाश की किरण यहां से गुजर चुकी है। अब ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो सतह देख रहे हो, जो आयताकार सतह होंगी ना, वो आपस में इस प्रकार से होंगी एक प्रिज्म में। इन दोनों पृष्ठों के एक कोण बनता है, इन दोनों पृष्ठों के बीच में एक कोण बनता है जिसे एंगल ऑफ प्रिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ प्रिज्म कहा जाता है, यानी प्रिज्म कोण कहा जाता है। तो याद रखना, यदि प्रिज्म कोण पूछ लिया जाए तो क्या जवाब दोगे कि भाई जो पार्श्व सतह होती है, जो आयताकार पार्श्व सतह होती है, उनके बीच में जो कोण बनता है, ये एक दूसरे पर ऐसे घिरी रहती है, और घिरी संरचना के बीच में जो कोण बनेगा उसे कहते हैं प्रिज्म कोण। आगे बात समझ में। यहां पे देखो प्यारे मित्रों, एक प्रकाश की किरण आपतित हो रही है या नहीं हो रही है। एक प्रकाश की किरण ऐसे आपतित हो रही है ना, ये प्रकाश की किरण आपतित हो गई और ये अभिलंब हो गया। अभिलंब और प्रकाश की किरण के मध्य कौन सा कोण, आपतन कोण आई बन जाता है। आपतन कोण आई बन गया, ठीक है। अब ये अपवर्तित हो रही है, अपवर्तन के बीच में ये अपवर्तन कोण आ गया,
ये जो कोण बनेगा अभिलंब और इस अपवर्तित किरण के बीच में, ये कैसा हो गया? अपवर्तन कोण हो गया। आपतन कोण, अपवर्तन कोण मैंने पहले भी बनाना सिखा दिया। आपतित किरण और अभिलंब के साथ में आपतन कोण, ये अपवर्तित किरण और अभिलंब के साथ में अपवर्तन कोण। रेफ्रैक्शन एंगल ये इंसिडेंस एंगल कहलाता है। ओके, आगे बात करते हैं। यहां पर आप देखोगे तो एक और एंगल दिखाई देगा, वो कौन सा? अभिलंब और जो निर्गत किरण है, निर्गत क्यों बोल रहे हैं? कि भाई प्रिज्म से निकल गई, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? निर्गत किरण बोला जाता है। ठीक है, इसे इंग्लिश में एमरजेंस बोला जाता है, एमरजेंस रेज से कहा जाता है। अब भाई जो ये अभिलंब है और जो निर्गत किरण है, इनके बीच में भी एक कोण बनेगा और उस कोण को दे देते हैं ई, कोण एंगल ई, है ना? ये क्या हो गया? एंगल आई, ये हो गया एंगल आर, यानी आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण, और ये हो गया यहां पे निर्गत कोण। क्या कहते हैं? निर्गत कोण। ई क्यों लिखा? यानी कोण, देखो कोण को ऐसे दर्शाया जाता है और ई, है ना? तो क्यों लिखा हूं ये ई? ये इसलिए लिखा हूं ताकि एमरजेंस, क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एमरजेंस बोला जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब प्यारे मित्रों एक और कोण आता है, वो होता है विचलन कोण। कौन सा कोण? विचलन कोण, यानी एंगल ऑफ डेविएशन इसे बोला जाता है, जिसे कोण डी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। बोले सर वो कहां पे है? हमें तो नहीं दिख रहा है। दिखेगा प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखो। क्या देखना है? कि भाई ये जो प्रकाश की किरण है, यदि अपवर्तित नहीं होती तो इस माध्यम में जाती या नहीं जाती? अब हमें एक बात देखनी चाहिए। बोले सर कौन सी बात देखनी चाहिए? हमें एक बात पे फोकस करना चाहिए कि इन दोनों के बीच में क्या हुआ है? विचलन हुआ है। भाई इस किरण का क्या हुआ है? विचलन हुआ है। यस और नो? अपने मार्ग से विचलन हुआ है ना, तभी तो अपवर्तन हुआ है। अपवर्तन किसे कहते हैं? जो वास्तविक पथ होता है उसे विचलित हो जाना ही क्या होगा? अपवर्तन होगा। तो ये विचलन हुआ कितना है? ये विचलन कोण आखिर हुआ कितना है? ये बात हमें कैसे पता चलेगी? जो वास्तविक पथ है वो और जो निर्गत पथ है वो, उसके बीच में कोण देख लो, आपको पता चल जाएगा कि जो वास्तविक हो गई पथ और जो निर्गत पथ है ना, उन दोनों का डिफरेंस देख लो, आपको पता चल जाएगा विचलन कितना हुआ। लेकिन यहां हमें क्या पता करना है? विचलन कोण पता करना है। वो किसके बीच में पता चलेगा? जो वास्तविक पथ है उसके और जो निर्गत हुई है उसके। सीधी सी बात है भाई, विचलन कितना हुआ है वो तो हमें जो वास्तविक पथ है उसके और जो निर्गत हुआ है उसके बीच का डिफरेंस देखकर ही पता चलेगा ना। तो एक काम करो, इसे पीछे की तरफ बढ़ा दो। ये जो निर्गत किरण है ना, इसे पीछे की तरफ ऐसे बढ़ा दो। जैसे ही आप पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो ये कहीं ना कहीं एक बिंदु के ऊपर आकर के कट करेंगी। क्या होगा? एक बिंदु पर आकर के कट करेंगी और ये बिंदु ये रहा, दिख रहा है आपको ये बिंदु? ठीक है, इस बिंदु पर आकर के क्या हो जाएंगी? यहां पे कट कर देंगी। अब जो वास्तविक पथ था वो कौन सा? जो वास्तविक पथ था वो और जो निर्गत पथ को पीछे बढ़ाए थे हम, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाए थे, उन दोनों के बीच में एक कोण बन जाता है। एक कोण बन जाएगा और ये कौन सा कोण हो जाएगा? एंगल ऑफ डेविएशन, यानी विचलन कोण। तो पूछ ले यदि आपको विचलन कोण कौन सा होता है प्रिज्म में, तो वास्तविक पथ और जो निर्गत पथ होता है या निर्गत जो प्रकाश की किरण होता है, उन दोनों के बीच में जो विचलन का कोण बनता है उसे ही कहते हैं विचलन कोण। यानी इन दोनों के बीच में बना कोण क्या होगा? एंगल ऑफ डेविएशन, या जिसे कहा जाता है विचलन कोण। बोलो बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई किस प्रकार से होता है यहां पे अपवर्तन, ये भी समझ में आ गया। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों एक प्रिज्म के अंदर इस प्रकार से अपवर्तन होता है। ओके, अब यहां पे बोर्ड एग्जाम में ये स्ट्रक्चर, ये पूरा आरेख तैयार कर रहे हैं, आपको समझाना है कौन कौन से हैं, पी क्यू आर एस, जितने भी मैंने नामांकन किए हैं वो। और कोई भी कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? जैसे ये पूछ ले, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में किरण प्रकाश की किरण जब गमन करेगी तो क्या होगा? अपवर्तन होगा। या फिर ये पूछ ले, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर जाएगी या पास में आएगी? जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो पास आएगी या दूर जाएगी? ऐसे क्वेश्चन पूछने वाला है। या फिर पूरी की पूरी प्रिज्म की स्ट्रक्चर पूछ ले, तो पूरी तरह से तैयार रहना है। एक एक बातें मैंने आपको बता दी हैं। क्लियर है इतनी बात? यह है आपका प्रिज्म। अब हम इसके जो भी आपतित किरण कौन सी है, अपवर्तित किरण कौन सी है, कौन कौन से कोण है, एक बार वापस ही रिवाइज कर लेते हैं और सारे के सारे आपको नाम भी लिखने हैं। जैसे यहां पे जो पी क्यू है, पी और क्यू, पी क्यू ये क्या हो गई? आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, ये हो गई आपतित किरण। ओके ओके, यहां से ये देखो ये चली गई, फिर यहां से ये देखो ये कौन सी किरण हो गई? निर्गत किरण। तो आर एस कैसी हो गई? यहां पे निर्गत किरण हो गई, निर्गत किरण। ये लो निर्गत किरण।
ठीक है, यानी जो प्रिज्म से निकल जाती है उसे निर्गत किरण कहते हैं। आरएस हो गई यहाँ पे निर्गत किरण। एंगल ऑफ ई लिख रखा है तो ये हो गया निर्गत कोण। क्या हो गया? निर्गत कोण। निर्गत कोण आपको भी बिल्कुल इसी प्रकार से आपको लिखना होगा, और ये नामकरण करने के बाद में कौन कौन सा है कौन कौन सा नहीं है ये आपको भी समझाना होगा। ये जो आपतन कोण आई देख रहे हो ये क्या होता है? आई देख रहे हो वो कौन सा कोण हो गया? आपतन कोण। ओके, ये हो गया आपतन कोण। ठीक है, यहां पे जो कोण आर देख रहे हो, कोण आर, वो क्या हो गया? अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण, ये लो, ये हो गया अपवर्तन कोण। ओके, अब यहां पे क्या बच गया? एंगल ऑफ डेविएशन बच गया, एंगल डी। ये क्या होता है? विचलन कोण। ये हो गया विचलन कोण। ये लो, विचलन कोण। ओके, ठीक है, एक और बच जाता है यहां पे, एंगल ऑफ प्रिज्म। इसे कहते हैं प्रिज्म कोण। क्या हो गया? ये प्रिज्म कोण। तो प्यारे छोटे छोटे से मित्रों, इतनी सारी बातें आपको लिखनी होगी। जब इतनी बातें आप लिख दोगे तो ऐसे मान के चलो एक भी नंबर आपका नहीं कटने वाला है, बहुत ही गजब का गजब आप लिख दोगे। समझ में आ गया प्रिज्म में कैसे परिवर्तन होता है? ओके, तो ये था प्रिज्म के अंदर अपवर्तन। तो प्यारे दोस्तों, तैयार कर लीजिए इसे। अब मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्र मस्त रहो, व्यस्त रहो। थैंक यू सो मच।